A very good morning to everyone. So, today we are going to start a new batch of CMA Intermediate. So, I will teach you paper number 7B of CMA Intermediate Group 1 as per syllabus 2022. Right? Myself CMA Mahindra Saini and I am a faculty of Indirect Taxation and Costing. तो मैं आपको पढ़ाऊंगा पेपर नंबर 7B इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसमें आपका जीएसटी और कस्टम आता है। अगर बात करें हम सिलेबस 2016 की, तो ये पेपर का नाम था पेपर नंबर 11, राइट। बोल तो सेकंड ग्रुप में आता था पहले, बट अब जो सिलेबस चेंज कर दिया, अब इसको क्या कर दिया, ग्रुप 1 में कर दिया। और ग्रुप 1 में भी क्या कर दिया, इसमें दो पार्ट कर दिए इसको, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पहले डायरेक्ट टैक्स ग्रुप 1 में थी, इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप 2 में थी, बट अब क्या कर दिया, ग्रुप 1 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को इन्होंने मर्ज कर दिया। पहले 100 मार्क्स का था पेपर, अब कितने का कर दिया, 50 मार्क्स का कर दिया। सिलेबस भी थोड़ा कम कर दिया, जब 50 मार्क्स का है तो थोड़े चैप्टर भी यहाँ पे से रिमूव कर दिए, तो अब जाके ये कितने मार्क्स का, ओनली 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स का आपका डायरेक्ट टैक्स और 50 मार्क्स का आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जब फाइनल में जाओगे तो पेपर नंबर 19 आपका 100 मार्क्स का रहेगा ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस किया, जब 50 मार्क्स का किया तो एक दो चैप्टर इन्होंने रिमूव भी किया, राइट। बट ज़्यादा चेंजेज नहीं है, तो आपको मेहनत तो पूरी करनी होगी यहाँ पे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेपर नंबर 7B इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी दो पार्ट है हमारे, जीएसटी एंड कस्टम। बात कर लेते हैं वेटेज की। 7B आपका 50 मार्क्स का है, उसमें से 40 मार्क्स आपका है जीएसटी और 10 मार्क्स कितने का आपका कस्टम का। जैसे ये रहा, अगर सिलेबस की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन और जीएसटी कितने मार्क्स का है, 5%। ये 100 मार्क्स का है, तो 100 का 5% कितना हो गया, 5। और 35% 100 का कितना हो गया, 35। तो 5 और 35 कितना हो गया, 40 मार्क्स। तो आपका कितना क्या हो गया, जीएसटी हो गया मोटा मोटी। और 10 मार्क्स का क्या हो गया आपका कस्टम एक्ट एंड रूल। तो आपको पता चल रहा है कि कितना वेटेज किसका ज़्यादा है, आपका जीएसटी का वेटेज ज़्यादा है, राइट। आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं 40, एग्रीगेट 50, राइट। अगर बात करें इस मॉड्यूल की तो 50 मार्क्स है। तो आप ये लेके चलो कि इस मॉड्यूल में से बोला तो पेपर नंबर 7B जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, मिनिमम आपके 42 मार्क्स तो आने ही चाहिए। अगर आप डेली क्लासेस रेगुलरली ले रहे हो, जो हम पढ़ा रहे हो अगर उसको भी पढ़ रहे हो, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। 42 मार्क्स से मिनिमम आपको टारगेट लेके चलना है, राइट। मैक्सिमम आप 45 46 ले सकते हो, लेकिन मिनिमम 42 मार्क्स लेके चल सकते हो। ये हमारी क्लास का वो है। पढ़ने और पढ़ाने का तरीका क्या है हमारा, मॉड्यूल तो है ही अपने पास। मॉड्यूल के अलावा जो हम पढ़ाएंगे वो हम नोट्स में से पढ़ाएंगे। हाँ, एक बार दीक्षा रुक जाओ, राइट। ये नोट्स है, प्रॉपर नोट्स है एज पर सिलेबस 2020। सिलेबस 2022 जो नया है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर नोट है। इसमें मॉड्यूल को कवर किया है, और भी कुछ अमेंडमेंट्स है या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं जो रेलिवेंस है आपके सब्जेक्ट से, सिलेबस से, उनको और इंक्लूड किया है। ये कल ही फाइनल हुए नोट्स, राइट, एज पर न्यू सिलेबस, राइट। तो ये आपको प्रिंटेड भी मिल जाएंगे और सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी। बीच बीच में मैंने कुछ देखो स्पेस छोड़ रखी है ना नोट्स में, कहीं मैंने पेज भी स्पेस छोड़ रखी है। तो जब आपकी ये हार्ड कॉपी आ जाएगी तो आपको नोट्स कहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई रजिस्टर मेंटेन करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर कुछ लिखना है तो आपको यहाँ पे मैं लिखवा दूंगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना। फिर भी अगर कुछ मार्क करना हो तो ऑलरेडी इतनी स्पेस मैंने इसमें दे रखी है, तो ये आपका प्रॉपर क्या बन जाएगा, एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको करना हो, और इसके अलावा अगर आपको पढ़ना हो तो मॉड्यूल आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चंस अपन सारे मॉड्यूल्स के करेंगे, और भी कोई इंपॉर्टेंट हो के तो वो कवर करेंगे, बस ये सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। बशर्ते कि अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो। अगर आपने कोई क्लासेस मिस कर दी तो आप ऑनलाइन लो घर से, लेकिन घर से भी ऑनलाइन नहीं ले पा रहे तो शाम को अपलोड हो जाती है क्लासेस, उसको उसी दिन ख़त्म कीजिएगा। अगर दूसरे दिन ख़त्म करोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दूसरे दिन तो नई क्लासेज होगी मेरी स्टार्ट। तो ये आपको चलना है, ठीक है जी। बात करते हैं जीएसटी। आप पहली बार
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जीएसटी, है ना? क्योंकि हम सब जीएसटी देते हैं। इनकम टैक्स देते हो क्या आप? नहीं देते ना। इनकम टैक्स तो इनकम पे लगता है, आप कमाते थोड़ा ना हो। बट हम क्या करते हैं, सब जीएसटी पे करते हैं, राइट? और नए नए लॉ है 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले अदर लॉ थे, कस्टम, आपका सेल टैक्स, वेट, राइट, एक्साइज ड्यूटी, ये थे। तो ये इंटरेस्टिंग तो है ही, और मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, बशर्ते कि अगर आप डेली क्लासेस रेगुलर ले रहे हो तो, राइट? मैंने आपको बता ही दिया कि 42 प्लस अपन को लेकर चलना है, राइट? 42 मार्क्स अपन को लेकर चलना है। और बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग से अपन इसको पढ़ेंगे, राइट? आपकी इजाज़त चाहूँगा आगे बढ़ने के लिए। करें स्टार्ट आज की क्लास? ठीक है जी। देखो, जीएसटी में जाने से पहले पहले अपन स्टार्ट करते हैं अबाउट टैक्स। एक सेकेंड। मॉड्यूल का क्या नाम है अपन? इनडायरेक्ट टैक्सेशन, राइट? पेपर नंबर 7B, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम आता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा देखेंगे व्हाट इज टैक्स। टैक्स होता है क्या है? बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट एनीवन कैन आस्क यू व्हाट डू मीन बाय टैक्स, है ना? टैक्स का मतलब क्या होता है? तो सिंपल होता है यार, जो गवर्नमेंट अपने अपन को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, राइट, पानी, बिजली, उनके बदले में अपन से कुछ चार्ज लेती है गवर्नमेंट। उसी चार्ज के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी चाहिए। टैक्स इज ए मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड टैक्स, राइट? मैं जो भी बोल रहा हूँ पूरे मेरे नोट्स में है, राइट? मुझे एक एक वर्ड पता है कहाँ पे लिख रखा है, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको समझना है, इसके बाद में आपके पास नोट्स रहेंगे, घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो टैक्स क्या है? इज अ मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड टैक्स। टाइप ऑफ टैक्स जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है वो दो प्रकार से लेती है, दैट इज कॉल्ड, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जिसको बोलते हैं। सर, डायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो इनकम पर लगता है। किस पे लगता है? और इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर। गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर, राइट? जो डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे लगता है उसको हम बोलते हैं जीएसटी। क्योंकि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट? सर, जो इनकम टैक्स होता है ना, उस पे जो इंसिडेंस होता है, बोल तो अगर मैं बात करूं, सफरर और पेयर वो एक ही पर्सन होता है। सफरर का मतलब किसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, पेयर का मतलब भुगतान कौन कर रहा है। बोल तो सफरर और पेयर एक ही पर्सन होता है। मैं नौकरी करता हूँ, कहीं पे जॉब करता हूँ, मुझे सैलरी आती है। उस सैलरी जो जितनी भी मुझे तनख्वाह आती है उस पर मैं अपना टैक्स कैलकुलेट करता हूँ, गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ। इसके बीच में कोई पर्सन नहीं आया ना। बोले तो सफरर और पेयर कौन है? मैं ही हूँ। मेरी इनकम है और मैं ही क्या कर रहा हूँ? गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। बोले तो डायरेक्टली मैं गवर्नमेंट को क्या कर रहा हूँ? टैक्स का पे कर रहा हूँ। आपने डायरेक्ट टैक्स में ही पढ़ा होगा, अगर आपको ये पढ़ाया होगा तो, राइट? डिफरेंस। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसमें पेयर और सफरर दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। पेयर तो होता है दुकानदार, बिजनेसमैन, और सफरर कौन होता है? ग्राहक, राइट? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने आपको क्या किया? कस्टमर को सेल किया गुड्स 5,000 रुपये का, उस पर 12% जीएसटी लगाया, 12×5 = 600 रुपये। मैंने आपसे 5,600 क्या किया? कलेक्ट किया। 5,000 मैंने रख लिया, 600 रुपये किसको पे कर दिया? गवर्नमेंट को। तो जो आप कस्टमर हो वो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट वे में पे कर रहे हो, राइट? तो हम इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका इनकम टैक्स भी बढ़ता रहेगा। और जो
आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव नेचर का होता है। रिग्रेसिव नेचर का मतलब इस पे इनकम से कोई मतलब नहीं है। अगर आप खर्चा करोगे मतलब अगर आप कोई गुड्स और सर्विस परचेज करोगे तो ही टैक्स दोगे, अगर कोई परचेज नहीं कर रहे तो टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट टैक्स में जो हायर अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की वो होती है सीबीडीटी। सीबीडीटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स में होता है वो होता है सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। राइट, ये नोटिफिकेशन सर्कुलर इनसे रिगार्डिंग सारे काम कौन करता है, ये अथॉरिटी करती है। सीबीडीटी और जो सीबीईसी का जो चेयरमैन होता है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। राइट, तो ये एक मोटा मोटी डिफरेंस है। टैक्स देखा अपन ने, डिफरेंस ऑफ टाइप ऑफ टैक्स देखा। राइट, अगर इनको नोट्स की तरह से हम बात करें तो एक बार पढ़ लेते हैं गो थ्रू, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको जो भी कुछ पूछना हो ऑनलाइन वालों आप पूछ सकते हो कभी भी। देखो, व्हाट इज टैक्स? सिंपल, टैक्स इज अ मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज इज कॉल्ड टैक्स। क्लियर है ना? टैक्स क्या, एक मनी है, पैसा है, विच वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, और उस पैसा किस लिए यूज करते हैं, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए। सिंपल, दैट इज कॉल्ड टैक्स। राइट, आपके टिप पे होनी चाहिए डेफिनेशन कि टैक्स इज अ मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और दूसरी बात आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो। राइट, तो कोई पूछे तो आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, आपसे पूछे कि दो प्रकार के टैक्स कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में मैंने बोला कि पेयर ऑफ टैक्स एंड सफरर ऑफ टैक्स वन, एक ही होता है, पेयर और सफरर एक ही होता है, एंड सेम, और सेम होता है, दैट इज इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑन द सेम पर्सन। इम्पैक्ट और इंसिडेंस हिंदी में बोलते हैं कराधान और करापात। बोलो तो जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वही गवर्नमेंट को पे करता है। पेयर ऑफ टैक्स नॉट सफरर ऑफ टैक्स। यहाँ पे जो पेयर होता है वो सफरर नहीं है। राइट, पेयर कौन होता है, दुकानदार, और सफरर कौन होता है, ग्राहक। राइट, वेयर एज sufferer of tax is not paying directly to the government, that is impact on one head and incidence on another head। impact किसी एक पर पड़ता है और इंसिडेंस किसी दूसरे पे पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको दो वर्ड रखना है, पेयर ऑफ टैक्स एंड सफरर ऑफ टैक्स, इंसिडेंस और इम्पैक्ट। सिंपल, दो डेफिनेशन होगी, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में 5 मार्क्स का है ना वो इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इनकम बेस्ड टैक्स होता है सर, डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे लगता है, इसलिए इसको इनकम टैक्स भी बोलते हैं। सप्लाई बेस्ड टैक्स होता है, सप्लाई का मतलब अभी सेल लेके चलो आप, पहले इसका नाम सेल था, बट जीएसटी आने के बाद में क्या कर दिया, सप्लाई। राइट, सप्लाई में बहुत सारी चीजें होती है, सप्लाई का मतलब सेल। सेल किसका करेंगे, गुड्स और सर्विस का। गुड्स, राइट, मैं अभी जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ, सर्विस बेच रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। राइट, तो इसका मतलब मेरे पे कौन सा टैक्स लगेगा, जीएसटी। एंटायर रेवेन्यू गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इनकम टैक्स होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, पर तो पूरा जो रेवेन्यू जाता है, जो राजस्व जाता है, वो किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट रेवेन्यू सोर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है गाइस, बट जो जीएसटी आने के बाद में आधा परसेंट मतलब 50% किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास, इसलिए इसको सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, जो जो इनकम बढ़ेगी आपका इनकम टैक्स बढ़ता रहेगा, कम है तो कम होता जाएगा। रिग्रेसिव नेचर का मतलब होता है इनकम से कोई मतलब नहीं है, खर्चा करोगे, गुड्स परचेज करोगे, सर्विस लोगे तो ये आप जीएसटी पे करोगे, वरना नहीं करोगे। यहाँ पे जो हायर अथॉरिटी होती है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है, और यहाँ पे होती है सीबीआईसी, सॉरी सीबीईसी, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। पहले इसका नाम था सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, क्योंकि पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उत्पाद शुल्क जिसको बोलते हैं। बट जीएसटी आने के बाद में 1 फरवरी 2019 को इस बोर्ड का नाम चेंज करके क्या कर दिया, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इनडायरेक्ट टैक्स में तो आपका जीएसटी और कस्टम अलग से अभी भी एग्जिस्ट करता है। डायरेक्ट टैक्स में केवल एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, 1961। इनडायरेक्ट टैक्स में दो प्रकार के टैक्स अभी हम पढ़ते हैं, एक तो जीएसटी जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 बोलते हैं, और एक और पढ़ेंगे अपन कस्टम एक्ट 1962। इनडायरेक्ट टैक्स अपन पढ़ेंगे, अपना मॉड्यूल का नाम है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, उसमें अपन दोनों टैक्स पढ़ेंगे, ये 40 मार्क्स का और ये 10 मार्क्स का, ज़्यादा वेटेज आपका किसका, 40 मार्क्स का। राइट, तो ये मोटा मोटी इंट्रोडक्शन था टैक्स के रिगार्डिंग। यहाँ तक समझ में आ गया क्या आप सभी को? हाँ, ऑनलाइन वालों आगे बढ़े अपन, अभी जीएसटी कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, जस्ट वी आर टेकिंग द जस्ट नॉर्मल इंफॉर्मेशन अबाउट द टैक्स। तो व्हाट इज टैक्स एंड टाइप ऑफ टैक्स, होप आप समझ में आ गया। ठीक है,
देखो जी, एक होता है जीएसटी एक्ट, एक होता है जीएसटी लॉ। कस्टम एक्ट कस्टम लॉ, एग्रीकल्चर एक्ट एग्रीकल्चर लॉ, इनकम टैक्स एक्ट या फिर इनकम टैक्स लॉ, कंपनी एक्ट या फिर कंपनी लॉ। ये एक्ट और लॉ सेम है या फिर कोई डिफरेंस है? हम कंपनी एक्ट बोलते हैं या फिर कंपनी लॉ? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ नहीं सुना कभी? जीएसटी लॉ, जीएसटी एक्ट। तो पहले तो अपन है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन को ये नॉलेज होनी चाहिए सर एक्ट और लॉ होता है क्या है ना? कोई भी पूछ सकता है ना एक्ट और लॉ क्या होता है। तो अभी स्टार्ट नहीं किया जीएसटी, अभी तो पहले इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो अपन देख लेते हैं कि सर एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस है। देखो, लॉ है ना एक बड़ा फॉर्म होता है, और लॉ में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्ट, रूल्स, केस लॉज और नोटिफिकेशंस। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। और एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, और रूल्स इज अ पार्ट ऑफ लॉ, केस लॉज इज पार्ट ऑफ द लॉ। समझ में आ गया ना? अगर हम बात करें आपके इंटरमीडिएट में, हम पढ़ेंगे क्या? एक्ट पढ़ेंगे, जीएसटी एक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल्स, केस लॉज, नोटिफिकेशन फाइनल का पार्ट है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ फाइनल में हम जीएसटी लॉ पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? क्योंकि लॉ के अलावा तो कुछ बचा ही नहीं फिर। इसका मतलब फाइनल में आप सब कुछ पढ़ोगे, बट यहाँ पे आप इंटर में क्या पढ़ेंगे? एक्ट पढ़ेंगे, जीएसटी एक्ट। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन जीएसटी लॉ एंड जीएसटी एक्ट, कोई सा भी एक्ट लो, कोई सा भी लो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे फाइनेंस हो, कोई सा भी हो, तो लॉ क्या होता है? एक वाइडर फॉर्म होता है जिसमें इंक्लूड होता है आपका एक्ट, रूल, सब रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सब कुछ आ जाता है, राइट? बट एक्ट, रूल्स, केस लॉज, नोटिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ द लॉ। समझ में आ गया ना? आता तो हम क्या पढ़ेंगे? जीएसटी एक्ट। एक होता है जीएसटी बिल और जीएसटी एक्ट। कंपनी एक्ट, कंपनी बिल, सुना कभी? बिल पास हो गया, जीएसटी बिल पास हो गया, सुना होगा ना? जीएसटी एक्ट, जीएसटी। अब बात करते हैं सर बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है। हम्म? बिल और एक्ट में क्या अधिनियम जिसको बोलते हैं, राइट? देखो, कोई सा भी एक्ट हो, कोई सा भी बिल हो, वो कैसे बनता है उसकी एक प्रोसेस देखेंगे अपन सबसे पहले। जैसे जीएसटी कैसे आया, नहीं? अगर बात करें जैसे एग्रीकल्चर एक्ट आता है, एग्रीकल्चर बिल आता है, वो कैसे आता है, राइट? तो अपन बात करते हैं सर ये बिल और एक्ट बनता कैसे इंडिया में, कोई सा भी किसी से रिलेटेड हो, जरूर नहीं जीएसटी हो, कस्टम हो, फाइनेंस हो, इनकम टैक्स हो, एग्रीकल्चर एक्ट हो, कोई सा भी हो, इसके बनने की क्या प्रोसेस है वो अपन देखते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है ना, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट का मतलब जानते हो? अभी जो प्रेजेंट में जो सरकार होती है, अभी प्रेजेंट में कौन सी सरकार है? हैं? सेंट्रल की बात कर रहे हैं अपन। मोदी सरकार, मोदी सरकार कोई होती नहीं है, उसको बोलते हैं अपन एनडीए, राइट? एनडीए गवर्नमेंट है। एनडीए गवर्नमेंट जो कि बीजेपी से बनकर बना है, राइट? तो मेन मोटा मोटी क्या होती है? बीजेपी सरकार अभी, इसको बोलते हैं रूलिंग गवर्नमेंट, जो अभी सत्ता में, जिसको सत्ता पार्टी बोलते हैं। तो अगर रूलिंग गवर्नमेंट, तो अगर कोई सरकार कोई बिल लाना चाहती है किसी से भी रिलेटेड, तो वो क्या करती है? उस बिल से रिलेटेड एक ड्राफ्ट तैयार करवाती है। ड्राफ्ट, जिसको हिंदी में मसौदा बोलते हैं, राइट? एक ड्राफ्ट तैयार करवाती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि सब इस बिल में क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए। और ये ड्राफ्ट कौन तैयार करता है? जो भी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट होते हैं, राइट? वो चाहे बाहर के व्यक्ति हो सकते हैं, गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। अगर बात करें जैसे डीटीसी, एक डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, उसमें जैसे वो डायरेक्ट टैक्स कोड का जो ड्राफ्ट तैयार करवाते हैं, उसमें जैसे अपने इंस्टीट्यूट के भी वो हो जाते हैं, मेंबर हो सकते हैं, राइट? तो ये क्या सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, वो एक ड्राफ्ट तैयार करवाते हैं, कच्चा चिट्ठा तैयार करवाते हैं, एक तरह का मसौदा। गवर्नमेंट उस ड्राफ्ट को कहाँ पे लेके जाती है? पार्लियामेंट में, संसद में प्रस्तुत करती है, प्रेजेंट करती है। अब पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं? लोकसभा और, राइट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अब इसको लोकसभा में पास करवाएगा, लोकसभा में पास हो जाता तो ये कहाँ पे जाएगा? राज्यसभा के पास। अभी तक क्या है? ये ड्राफ्ट है, ध्यान रखना। ड्राफ्ट को कहाँ पे लेके गए? पार्लियामेंट में। इसके बाद लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ। अगर दोनों हाउसेज में ये पास हो जाता है ड्राफ्ट, तो ये बन जाता है बिल। क्या बन जाता है? बिल। अब ये बिल किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये बिल जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति दे दी, स्वीकृति दे दी, एसेंट दे दी, तो ये क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। क्या बन गया अभी ये? एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद में इसको इंडिया में लागू करवाया जाता है,
फिर टाइम टू टाइम इसमें नोटिफिकेशन सर्कुलर्स ये आते रहते हैं। आगे समझो, कोई सा भी बिल लाओ यही प्रोसेस होती है। सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार करो, पार्लियामेंट में प्रस्तुत करो, लोकसभा राज्यसभा में पास कराओ, क्या बन गया, बिल बन गया, राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्या बन गया, एक्ट बन गया, इसको लागू कराएंगे, फिर इस नोटिफिकेशन सर्कुलर से टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस टू ब्रिंग एनी एक्ट और बिल इन द इंडिया। तो इसका मतलब अपना जीएसटी भी आया होगा ऐसे ही, क्लियर है ना? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। लोकसभा और राज्यसभा में जब ये ड्राफ्ट पास हो जाता तो ये क्या बन जाता है, बिल बन जाता है। हम जाएंगे इसमें, ये बिल बन गया, क्लियर है ना? ये बन गया बिल। बिल बनने के बाद कहाँ जाता है ये, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है ये। और जब प्रेसिडेंट ने इस पर स्वीकृति, अपनी सहमति और अपने हस्ताक्षर कर दिए तो ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है जी। ये बन गया आपका एक्ट। एक्ट के बाद में इसको एप्लीकेबल करवाया जाता है, पूरे भारत में एप्लीकेबल हो जाता है। फिर ये टाइम टू टाइम क्या हो जाता है, नोटिफिकेशंस, रूल्स, मतलब अमेंडमेंट्स ये आते रहते हैं, राइट। सो दिस इज द होल प्रोसेस टू ब्रिंग एनी बिल और एक्ट इन इंडिया। ये एक प्रोसेस होती है। ड्राफ्ट तैयार करवाया, पार्लियामेंट में गया, लोकसभा राज्यसभा में पास करवाया, बिल बना और प्रेसिडेंट को अपनी स्वीकृति दी तो एक्ट बन गया, ठीक है ना? फिर इंडिया में लागू करवाया जाता है। अपन कौन सा बिल पढ़ रहे हैं, कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? सबसे पहले जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो इसका मतलब जीएसटी भी ऐसे ही आया होगा। तो अपन देख लेते हैं जीएसटी कब आया, ड्राफ्ट कब बना, पार्लियामेंट में कब आया, लोकसभा में कब आया, राज्यसभा में कब आया, बिल कब बना, प्रेसिडेंट ने कब स्वीकृति दी, एक्ट कब बना। इसको बोलते हैं हम हिस्ट्री और जेनेसिस ऑफ जीएसटी, क्लियर है ना? अभी स्टार्ट नहीं किया जीएसटी, पहले तो उसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं भैया, अपन इंडिया में कब लाए, राइट। हिस्ट्री और जेनेसिस ऑफ जीएसटी क्या है, ये रहा। धीरे धीरे मूव हो रहे हैं अपन जीएसटी की तरफ। तो आज का जो हमारा जो पॉइंट है, टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री और जेनेसिस ऑफ जीएसटी। जीएसटी का भारत में क्या इतिहास है? तो देखो, इन 2000 में प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस टू कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेट अप अ कमिटी टू डिजाइन अ जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री। दोस्तों, सन 2000 में उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, राइट। तो उन्होंने जीएसटी को इंडिया में लाने का एक विचार लाए थे। क्या लाए थे? विचार लाए थे, कंसेप्ट लेकर आए थे कि हमारे भारत में भी क्या आना चाहिए, जीएसटी आना चाहिए। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है। तो इन 2004 में आइडिया ऑफ जीएसटी प्रपोज बाय कैलकट टास्क फोर्स। तो 2004 में कैलकट टास्क फोर्स थी, बोले तो कमेटी बनाई, तो वो जीएसटी का आइडिया लाने के लिए जीएसटी को प्रपोज किया कि हमारे भारत में जीएसटी आना चाहिए। इसका मतलब अगर इतिहास की बात करें तो 2000 से स्टार्ट हो गया था ये, राइट। फिर 2004 में कैलकट टास्क फोर्स बनाई, क्लियर है ना? जब कैलकट टास्क फोर्स बनाई तो टाइम टू टाइम भारत सरकार ने जीएसटी को इंडिया में लाने की बहुत कोशिश की। उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस सरकार थी, बट बात नहीं बन पाई क्योंकि लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, तो इनके पास इतना मेजोरिटी नहीं थी, तो जीएसटी आ नहीं पाया। जब 2014 में बीजेपी सरकार जीत कर आई, जब एनडीए गवर्नमेंट आई, मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहले क्या डिसीजन लिया कि जीएसटी को हम क्या लाएंगे, इंडिया में लाएंगे। तो इन्होंने क्या किया होगा, ड्राफ्ट बनाया होगा। तो इन 19 दिसंबर 2014 को कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट बाय एनडीए गवर्नमेंट। एनडीए गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ये बिल प्रस्तुत, ये ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट क्या किया, प्रस्तुत किया, कब? 19 दिसंबर 2014 को। और उन्होंने अमेंडमेंट भी किया कॉन्स्टिट्यूशन बिल में, जो हमारा संविधान का जो बिल है उसमें 122वां संशोधन करके इस ड्राफ्ट को कहाँ पे प्रस्तुत किया, पार्लियामेंट में। समझ में आया क्या सर? 122वां संशोधन किस में किया, बिल में, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में। और इसको कहाँ पर लेकर आए, पार्लियामेंट में, कब? 19 दिसंबर 2014 को। तो अगर मैं बात करूं इस प्रोसेस की, तो ये कब आया आपका पार्लियामेंट में, 19 दिसंबर 2014 को, राइट। 19 दिसंबर 2014 को, समझ में आ गया ना? अब कहाँ पे गया होगा, लोकसभा। तो देखो यहाँ पे 6 मई 2015, 6 मई 2015 को कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल में संशोधन किया था 122 वाज पास बाय लोकसभा। तो 6 मई 2015 को कहाँ पे हुआ, लोकसभा में पास हुआ। तो मैं इसको लिख देता हूँ 6 मई 2015, 6 मई 2015 को ये लोकसभा में पास हो गया। अब कहाँ पे गया होगा, राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा में पास हुआ 3 अगस्त 2016, इट वाज पास बाय राज्यसभा। तो 3 अगस्त 2016 को ये राज्यसभा में पास हो गया। ये क्या बन गया, बिल बन गया।
समझ में आ गया ना? इसका मतलब अब कहाँ पे गया होगा? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास कब गया? 8 सितंबर 2016 असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज गिवन एंड बीकम कॉन्स्टिट्यूशनल 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। अभी तक अपन बिल पढ़ते आ रहे थे ना, बट अब ये क्या बन गया? एक्ट बन गया, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी। और एक्ट में भी संशोधन किया। कौन सा? 101st अमेंडमेंट। 122वां संशोधन किस में किया था? बिल में, क्योंकि पहले ये बिल था। अब क्या बन गया? एक्ट। और एक्ट में कौन सा संशोधन हुआ? 101st अमेंडमेंट। और कब स्वीकृति दी? 8 सितंबर 2016 को इन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। तो 8 सितंबर 2016, ये समझ में आ गया कि यहाँ तक प्रोसेस? इसका मतलब अब ये क्या बन गया? एक्ट बन गया, और एक्ट अब लागू हुआ होगा। तो अब देखते हैं इंडिया में कब लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 जीएसटी लॉ वाज मेड एप्लीकेबल इन इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पहले ही अलग से इनके रूल और रेगुलेशन होते थे, राइट। बट इसके 8 दिन बाद में 8 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉ वाज मेड एप्लीकेबल टू जे&के। 8 जुलाई 2017 को फिर जम्मू एंड कश्मीर में भी इसको एप्लीकेबल करवा दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में जीएसटी लॉ एप्लीकेबल है। कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से। अगर वो स्पेशल आपसे पूछे कि जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से, राइट ना। इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान में एक टैक्स है, इसलिए तो हम इसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही टैक्स है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, राइट। वन नेशन और वन टैक्स। यहाँ तक समझ में आया क्या? तो अगर मोटा मोटी हम देखें तो सबसे पहले ड्राफ्ट बनकर कब आया पार्लियामेंट में? 19 दिसंबर 2014 को। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, जो 5 मार्क्स का है ना, यहाँ से एक एक एमसीक्यू ध्यान रखना। लोकसभा में कब पास हुआ? 6 मई 2015 को। राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को। बिल बन गया, प्रेसिडेंट ने अपनी स्वीकृति दी 8 सितंबर 2016 को। और 1 जुलाई 2017 को क्या बन गया? ये पूरे भारत में एप्लीकेबल कर दिया गया। तो जीएसटी कब आया इंडिया में? 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन आते हैं 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अगस्त, राइट। अपन क्या करते हैं फाइनेंशियल ईयर कॉमर्स में, अपन 1 अप्रैल से पढ़ते हैं, वो टिक मत कर देना ना फास्ट। तो 1 जुलाई आप इसको ध्यान रखना एक एक पॉइंट को। यहाँ तक समझ में आ गया सबके? चले आगे। अब कुछ पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर जीएसटी। कुछ संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे अपन जीएसटी में। जो हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके कुछ अनुच्छेद, आर्टिकल हमारे जीएसटी लॉ में इंक्लूड किए हैं, राइट। क्योंकि लॉ जब भी बनता है तो संविधान के अकॉर्डिंग बनता है। तो इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है, जो क्वेश्चंस भी आपके आते हैं और जो सिलेबस में भी है, वो अपन डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर जीएसटी। जीएसटी के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? सबसे पहले अपन आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 246A, अनुच्छेद 246A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी लगाने के लिए। समझ में आया क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट किस में लगाएगी? सेंटर में। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ लगाएगी? अपने स्टेट में। जीएसटी लगाने का पावर किस में दे रखा? आर्टिकल 246A में। समझ में आ गया क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं पार्लियामेंट बोल सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि पार्लियामेंट कहाँ पे होता है? सेंट्रल में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है ना, राइट, वो कब लगाती है? वो आगे पढ़ेंगे टाइप्स का, राइट। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी लगाना है तो इसका जो पावर दोनों को दे रखा है, किस में दे रखा है? आर्टिकल 246A में। समझ में आ गया? तो कॉन्करेंट पावर, कॉन्करेंट का मतलब एक साथ दोनों को जो पावर दे रखा है, टू लेवी, लेवी का मतलब टैक्स लगाना, राइट। जीएसटी हैज बीन गिवन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट। पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, एंड एक्सक्लूसिव पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर इंटर स्टेट सप्लाई, दैट इज आईजीएसटी। सर 2 प्रकार की सप्लाई अपन पढ़ेंगे, एक होता है इंटर स्टेट और एक होता है इंट्रा स्टेट। इंटर का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप सेल करते हो, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट। तो वहां पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जिसको हम बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये अपन आगे पढ़ेंगे पूरा डिस्कस। अगर आप इंट्रा स्टेट करते हो, इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट। अगर मैं राजस्थान के राजस्थान में सेल करता हूँ, जयपुर से अलवर करता हूँ, तो ये इंट्रा स्टेट हो गया। तो यहाँ पे जो टैक्स लगाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों होती है, राइट। ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 246A एम्पावर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी जीएसटी इन देयर जुरिडिक्शंस। समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 269A, अनुच्छेद 269A। संविधान का क्या बताता है कि अगर सर आप इंपोर्ट करते हो ना किसी गुड्स और सर्विस को, इंपोर्ट का मतलब अगर भारत के बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से अगर कोई गुड्स और सर्विस आप ला रहे हो, तो उसको हम मानेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। क्या मानेंगे? बोले तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे तो यहाँ पे क्या कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आर्टिकल 269 ने क्या बताता है कि अगर आप कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस करते हो तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज ए इंटर स्टेट सप्लाई। कैसे करेंगे?
इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तक। तो ये कहाँ पे दे रखा है, आर्टिकल 269A में दे रखा है। द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस विल बी डीम्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अगर आप कोई इंपोर्ट करते हो किसी गुड्स और सर्विस को तो हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, इंटर स्टेट गुड्स सप्लाई। ये कहाँ पे दे रखा है, आर्टिकल 269A में। दो आर्टिकल आपकी समझ में आ गया। आर्टिकल 246A क्या बताता है, एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टू लेवी द जीएसटी इन इंडिया। और आर्टिकल 269A क्या बोलता है कि अगर आपको इंपोर्ट करते हो किसी गुड्स और सर्विस को तो ये ट्रेड किया जाता है एज ए इंटर स्टेट सप्लाई। होप दिस इज क्लियर सो फार फॉर एवरीवन। ओके, नाउ मूव ऑन फॉर आर्टिकल 279A, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये बताता है कि ये भी एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल। भारत के माननीय राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि राष्ट्रपति एक जीएसटी काउंसिल बनाएगा। जीएसटी काउंसिल का मतलब एक मीटिंग होती है, एक कमेटी होती है जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं जीएसटी रिलेटेड, राइट। कौन कौन से टैक्स इसमें आने चाहिए, क्या रेट्स होनी चाहिए। तो ये जीएसटी काउंसिल क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। क्या करती है, रिकमेंड करती है। जैसे सीबीडीटी सीबीएसई होता है ना, वैसे ही ये होती है। तो जीएसटी काउंसिल बनाने का अधिकार किसको दे रखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और ये कौन से अनुच्छेद में दिया, आर्टिकल 279 में। तो आर्टिकल 279 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी टैक्स काउंसिल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल ऑन 15 सितंबर 2016। तो 15 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने जीएसटी काउंसिल बना दी थी। और अपनी सहमति कब दी थी उन्होंने, 8 सितंबर 2016 को। इसका मतलब 7 दिन पहले बना, 7 दिन बाद में बना दी इन्होंने जीएसटी काउंसिल, है ना। और जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017 को। इसका मतलब जीएसटी आने से पहले ये बना दी कमेटी, और बनानी भी पड़ती है क्योंकि वही डिसीजन लेती है सब कुछ। इसका मतलब जीएसटी काउंसिल बनाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। और उन्होंने जीएसटी काउंसिल कब बना दी, 15 सितंबर 2016 को। और ये कौन से आर्टिकल में एम्पावर कर रखा है, आर्टिकल 279A में। समझ में आ गया कि तीनों आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपके क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करें अभी जो एग्जाम्स हुए थे, वो अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो यहीं से आ गया था, अमेंडमेंट आया था एक्ट में, ये वाला आया था 101। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था अभी आपके। तो 3 आर्टिकल, आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A और आर्टिकल 279A। दोस्तों जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, भारत का जो संविधान होता है, उसमें 3 सूची होती है, लिस्ट बोलते हैं उसको। पहली जो लिस्ट होती है उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड जो लिस्ट होती है उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जिसको राज्य सूची बोलते हैं। और थर्ड होती है कॉन्करेंट लिस्ट, हिंदी में इसको समवर्ती सूची बोलते हैं। यूनियन लिस्ट में केवल और केवल पावर दे रखा है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने का। स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है स्टेट लिस्ट में, और दोनों का जो पावर है वो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। अगर बात करें जीएसटी, जीएसटी किसका है, सेंट्रल का या फिर स्टेट का, दोनों का है। तो कहां पे जाएगा वो, कॉन्करेंट में। ठीक है, देखो तो लिस्ट है यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज राइट टू मेक लॉ। स्टेट लिस्ट जिसको सेकंड बोलते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉ। और कॉन्करेंट लिस्ट जिसको थर्ड बोलते हैं, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉज। समझ में आ गया ना। तो 3 लिस्ट होती है इसमें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मेरे हिसाब से इसमें तो आपको कुछ याद करने का इतना है नहीं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। बोलो समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ड्यूल जीएसटी। अब बात करते हैं सर जीएसटी का फ्रेमवर्क क्या है, जीएसटी कहाँ से अपन जीएसटी को लेकर आए, कौन सी स्टेट सबसे पहले जीएसटी को लागू करवाया, वो अपन जानते हैं। धीरे धीरे अपन मूव कर रहे हैं जीएसटी की तरफ। देखो दोस्तों, ड्यूल जीएसटी, हमारा जो जीएसटी का मॉडल है ना, उसको हम बोलते हैं ड्यूल जीएसटी। ड्यूल का मतलब डबल, कुछ न कुछ डबल है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व है ना। इनकम टैक्स में क्या स्टेट गवर्नमेंट है क्या, नहीं, इसलिए उसको ड्यूल नहीं बोलते। इसका मतलब जीएसटी कौन सा मॉड्यूल है, ड्यूल जीएसटी। सेंटर एंड स्टेट लेवी जीएसटी साइमल्टेनियसली ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप गुड्स एंड सर्विस की कोई सप्लाई करते हो, सेल करते हो इंट्रा स्टेट, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्यूल जीएसटी। समझ में आ गया क्या। नोट मैंने लिखा है ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ओनली सेंट्रल विल लेवी जीएसटी, दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो वहां पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है पूरा रेवेन्यू, बट बाद में उसका 50% स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है ना। दोनों इन्वॉल्व है ना उसमें भी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्यूल जीएसटी। फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई जीएसटी बिल, एक तो होता है बिल और एक होता है एक्ट। तो सबसे पहले कौन से स्टेट ने अपने जीएसटी बिल को रेटिफाई किया, वो था आपका असम। कब किया था, 12 अगस्त 2016।
12 अगस्त 2016 को असम एक पहला स्टेट था हमारे इंडिया में जिसने जीएसटी बिल का रेटिफाई किया था। रेटिफाई का मतलब मोहर लगा दी थी कि जीएसटी आना चाहिए अमेंडमेंट के बाद। बट पास कौन सी स्टेट ने किया था? द फर्स्ट स्टेट पास स्टेट जीएसटी बिल तेलंगाना ऑन 9 अप्रैल 2017। भारत में तो कब आ गया था? 1 जुलाई 2017 को, बट उससे पहले पूरे स्टेट में तो लागू होना चाहिए अपनी अपनी विधानसभा में। तो कौन सा स्टेट था जिसने पहले जीएसटी बिल पास किया? दैट वाज द तेलंगाना। समझ में आ गया ना? अगर रेटिफाई की बात करें तो कौन सा था? असम। अगर लागू करने की बात करें तो क्या था आपका? तेलंगाना। डेट आपको पता है 12 अगस्त 2016 और 9 अप्रैल 2017। और इंडिया में कब आया? 1 जुलाई 2017। समझ में आ गया ना? फर्स्ट कंट्री अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो पहले कौन सी कंट्री थी जो जीएसटी लेकर आई थी? वो थी फ्रांस इन 1954। 1954 में लेके आ गई जीएसटी। और इंडिया कब लेकर आई है? 2017 में। कितने साल बाद में आई है? 50-60 साल बाद। देख लो कितने पीछे है इंडिया और फ्रांस कितना आगे है। तो 1954 में ही जीएसटी लेकर आ गई थी फ्रांस। ठीक है। अबाउट 160 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड जीएसटी सो फार। अब तक 160 कंट्रीज में जीएसटी है। मॉडल कौन सा था अपना? ये जो ड्यूल जीएसटी मॉडल लेकर आया था वो कहां से लेकर आया था? इंडिया ब्रॉट कनाडा मॉडल ऑफ जीएसटी। कनाडा। तो हम जो जीएसटी मॉडल लेकर आए वो कहां से लेकर आए? कनाडा से। इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं कैनेडियन मॉडल, राइट। और ये कौन सा मॉडल है? ड्यूल जीएसटी मॉडल। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो कितनी कंट्रीज में ड्यूल जीएसटी मॉडल है? 3 कंट्री है, इंडिया, कनाडा और ब्राजील। बस इन 3 कंट्री में ड्यूल जीएसटी है। ड्यूल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों जीएसटी लगाती है। क्लियर है क्या यहाँ पे? ठीक है। तो कितनी कंट्रीज में जीएसटी अभी तक? 160। 160 कंट्री जीएसटी अडॉप्ट कर चुकी है। पहली कौन सी कंट्री थी जो जीएसटी लेकर आई थी? फ्रांस इन 1954 में, राइट। हमारे जो जीएसटी लेकर आए कौन सा मॉडल है? कनाडा मॉडल। कौन सा मॉडल है? इसका नाम क्या है? ड्यूल जीएसटी मॉडल। कितनी कंट्रीज में ड्यूल जीएसटी मॉडल है? 3 और इंडिया, राइट। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि आपके बताओ ना। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं अपन जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? तो जीएसटी क्या है? टैक्स। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? सर्विस या फिर सर्विसेज? ध्यान रखना, लो पढ़ रहे अपन, लो के अकॉर्डिंग चलेंगे। लो में लिख रखा है सर्विसेज। क्या लिख रखा है? तो ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोलेंगे इसको? अगर आपके एमसीक्यू में भी आया तो पूरा ऑप्शन जरूर पढ़ना। पहले गुड्स सर्विस देगा, लास्ट में गुड्स एंड सर्विसेज देगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एग्जाम में। तो पूरा इसको अच्छे से पढ़ना। तो व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स। तो हमने बताया था सर जीएसटी जो लगता है ना वो सप्लाई पे लगता है। सप्लाई किसकी? गुड्स और सर्विस की, सिंपल। तो गुड्स और सर्विस को अगर आप सेल कर रहे हो, सप्लाई का मतलब सेल मान के चलो, तो उस पर जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड जीएसटी। बट यहाँ पे एक गुड्स को यहाँ पे एक्सेप्ट किया, बोले तो हटाया है। कौन सा? वो एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, राइट। बोले तो एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की सेल को छोड़कर जितनी भी गुड्स और सर्विस की आप सेल करोगे उस पर जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड जीएसटी। समझ में आ गया? राइट। तो एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो बियर होती है ना, दारू जो इंसान पीता है, उसकी सेल को छोड़कर जितने भी गुड्स और सर्विस होती है उसकी सेल पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड जीएसटी। तो डेफिनेशन क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स अ टैक्स ऑन सप्लाई। सप्लाई का मतलब अभी यहाँ पे सेल लेके चलो, सप्लाई किसकी करे? ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आर्टिकल 366(12)A में ये डेफिनेशन दर्ज की है, राइट। तो आप किसी भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई करोगे तो उस पर जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड जीएसटी। तो एक ही गुड्स को यहाँ पे इन्होंने एक्सक्लूड किया, दैट इज कॉल्ड एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बोले तो शराब को छोड़कर जितने भी गुड्स और सर्विस की आप सप्लाई करोगे उस पर जो टैक्स दोगे दैट इज कॉल्ड जीएसटी, राइट। आगे अपन कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।